नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात हिमाचल प्रदेश की। शिमला के संजौली में मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर एक मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 1947 की ये मस्जिद बताई जा रही है और 2010 में मस्जिद में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। ये पहले 2 मंजिला की कच्ची मस्जिद थी जो धीरे धीरे 5 मंजिल तक पहुँच गई। नगर निगम ने इन सालों में करीब 35 नोटिस भी दिए हैं, लेकिन फिर भी निर्माण जारी रहा। अब अवैध निर्माण के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। संजौली के अलावा दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहा है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो इससे पहले आज बता दें, कुछ हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम को हिरासत में लिया गया। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है और इस दौरान 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक होती है। इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुद्धू का कहना है कि कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। और आपको बताते हैं कुछ बिंदु इस पूरे मामले की कि ये है मामला क्या। तो शिमला के संजौली में मस्जिद 1947 में उससे पहले की बताई जाती है। पहले मस्जिद 2 मंजिला और कच्ची थी। 2010 में नई मस्जिद का काम शुरू हुआ। अब मस्जिद 5 मंजिला है। मस्जिद में अवैध निर्माण की बात है। बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप है। करीब 35 बार नगर निगम ने निर्माण रोकने का नोटिस दिया है। मस्जिद के साथ अवैध शौचालय भी बने हैं। अवैध शौचालय प्रशासन ने 2023 में तोड़ दिए। साल 2010 से नगर निगम आयुक्त कोर्ट में केस है। 44 पेशियां हो चुकी हैं। फैसला इस मामले पर अभी नहीं आया है। तो आज की 4 तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते आगे बढ़े हैं और पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाई गई है। और आगे बढ़ते हैं और अपने जो सहयोगी हैं VD शर्मा, वो इस मामले पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर दिन भर प्रदर्शन होता रहा। हालांकि अभी प्रदर्शन खत्म हो गया है और पुलिस ने खदेड़ दिया है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन अभी भी पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि स्थिति अभी भी ऐसा लग रहा है कि तनावपूर्ण है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, पूरी बैरिकेडिंग की गई है पूरे एरिए की और पूरी तरह से पुलिस के लोग भी तैनात है और लगातार पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। और अभी भी जो है ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, फिर से किसी तरह की यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग ये कहकर भी गए हैं, हिंदू संगठनों के लोग, कि अभी भी जो है वो प्रदर्शन करेंगे, वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जो है अभी पुलिस पूरी तरह से तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है, पूरी बैरिकेडिंग है। हालांकि दिन भर के प्रदर्शन के बाद थोड़ा सा ज़रूर राहत मिली है, मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है जैसे हमेशा की तरह है, लेकिन स्थिति अभी भी जो है शिमला के संजौली में तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से अपने जो है कानून व्यवस्था को लागू करने में लगी हुई है। शिमला से VD शर्मा, NDT मीडिया। और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। उधर हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो हैं, उनका भी यही कहना है कि अवैध निर्माण पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अवैध भवन के निर्माण की बात है
उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। और नरेश चौहान हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू के मीडिया एडवाइज़र हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। वो सीधे तौर पे जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है और उसको लेके कानून अपना काम कर रहा है और वो कमिश्नर कोर्ट में मामला चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो उसमें किसी प्रकार की कोई इसको दूसरी तरह से देखना और इसको मस्जिद विवाद से जोड़ना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार हर मामले पे पूरी नज़र रखी हुई है और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं उनको। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, एक मस्जिद है वहां पर और बरसर इक़्तिदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है, तो उस पर ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। और आइए इस मस्जिद पर जो बवाल जिस तरह से मचा हुआ है, कुछ सवाल हैं कि 2.5 मंजिल की मंजूरी थी, 5 मंजिल कैसे हो गई? निर्माण के दौरान कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निर्माण स्थल पर बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया? 2010 से निर्माण शुरू हुआ, 14 साल कैसे चलता रहा ये पूरा मामला? तो अचानक ये कैसे तेज हो गया है ये मामला, इस पर भी कुछ जानकारी आपको दे दें कि 31 अगस्त को 2024 के बाद हंगामा तेज हुआ है। मलयाना में 2 गुटों में मारपीट हुई। एक स्थानीय व्यक्ति को दूसरे समुदाय को लोगों ने पीटा है और मारपीट के बाद मस्जिद में छुपने का भी आरोप, और ये मामला ऐसे बढ़ता रहा है। तो हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विक्रमादित्य। ये बताइए, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज जिस तरह से धारा 163 भी लगानी पड़ी है, क्या आंकलन है आपका, कैसे हालात हैं? देखिए, सरकार को जो भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कदम उठाने हैं वो निश्चित तौर से सरकार उठाएगी। पिछले कल विधानसभा के अंदर, क्योंकि आखिरी दिन था विधानसभा का, वहाँ पे इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, सभी विधायक वहाँ पे उपस्थित थे और ये बात मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करी है कि जहाँ तक प्रोटेस्टर्स है और उनका जो मसला है, सबका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, मगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे माहौल खराब हो जाए, उसके लिए पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। उस दृष्टि से वहाँ पर अधिक संख्या में पुलिस बल भी उपस्थित था और प्रोटेस्टर्स भी उपस्थित थे, तो ये दृष्टि आई है। कुछ उसमें स्टोन पेल्टिंग का मसला भी निकल कर आया है, कुछ उसमें माइल्ड लाठीचार्ज का मसला भी निकल कर आया है फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज देयर। मगर ओवरऑल हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो हार्मनी है, पीसफुल माहौल है, प्रदेश को जो पूरे देश में, विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वो बना रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी, आपका क्या जानकारी आपको मिल रही है, अचानक से कैसे तूल पकड़ा? क्योंकि 2010 से शायद ये निर्माण चल रहा था, एमसीडी वहाँ पे नोटिस भी दिए थे जो नगर निगम ने, तो ये अचानक किस तरह से तूल क्यों पकड़ा है इस मामले ने? देखिए, जो ये मस्जिद है, ये इसका आपने बिल्कुल ठीक कहा कि करीबन 10 साल से ये मसला म्यूनिसिपल कमेटी के कोर्ट में चला हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोर्ट में चला हुआ है और उसमें एक ओनरशिप का अलग बात है और जो उसमें कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है उसका मसला अलग है। मगर 2-3 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, कुछ आपसी झड़प हुई थी और उसने कहीं ना कहीं जो है कम्युनल ओवरटोन्स ले लिए, जिसकी वजह से ये चीज़ ने तूल पकड़ लिया और लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ
और उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। मगर क्योंकि ये मसला सब जुडिस है, आप समझते हैं कि वी जी हैव अ रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। हमारी संवेदनाएं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, और जो वो मसला उठा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मसला है, मगर निश्चित तौर से गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। और इसमें बिल्कुल। अभी क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस है, जी अभी ये कमिश्नर के पास है, तो जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद गवर्नमेंट उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। अगर के हम जो लीगल टर्म्स है उस पे ना जाएं, लेकिन जो ये लोगों को संभालना है वो चुनौती है आप लोगों के सामने। मुझे बताया जा रहा है नरेश चौहान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ जुड़े। अब आगे की क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं नरेश चौहान जी, आप लोग? देखिए, सरकार की तरफ से तो पूरी बातचीत मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने विधानसभा के पटल में पूरा रिप्लाई रखा। जो पिछले दिनों जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ था, उन लोगों की जो बातें थी वो मुख्यमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने रखी गई। तो सरकार ने कहा कि सारे जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया गया है, सब कमेटी बनाई गई है, उस पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल था कि मस्जिद की जो बात थी, उसके लिए साफ है कि ये मामला कोर्ट में है, फैसले का इंतजार करना चाहिए। और पहली बात आपने जो बात पकड़ी की बिल्कुल सही है कि एक लड़ाई झगड़े को कहां से कहां इसको तुल मिल गया। वास्तविकता में ये मामला कोई मस्जिद या मंदिर का जुड़ा नहीं है सीधे तौर पर। ये केवल मात्र जो है इलीगल, या आप ये कहें कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है। तो आप ये कहें कि 2.5 मंजिल से 5 मंजिल कैसे हुई, क्या उसके नक्शे अथॉरिटीज ने पास किए या नहीं किए, तो इस सीधे तौर पे दिस इज जस्ट कि भाई ये तो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है। और उस लिहाज से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने के बाद सभी पक्ष, सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जो भी फैसला आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है उसको मेंटेन करना सरकार की प्राथमिकता है। आज वही सरकार ने किया है कि लोगों की सुरक्षा या लोगों को कानून अपने हाथ में देने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज जो लोग दिखे उसमें बहुत सारे लोग एक विचारधारा और पार्टी से जुड़े हुए दिखे। और हिमाचल जो एक ब्रांड है वो एक शांतिपूर्वक राज्य, आप सभी जानते हैं पूरे देश में कि हम लोग एक पीसफुल स्टेट है। इसके लिए सभी की जिम्मेवारी है कि उस टैग को हम बनाए रखें, तो बहुत वैल्यूएबल है। ये चीज सीधे तौर पे राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक फायदे की दृष्टि से इस पे काम नहीं होना चाहिए। हमारी अपील अपने लोगों से भी यही है कि सरकार खुले तौर पे, खुले दिमाग पे हर तरह से इस पे काम करने के लिए तैयार है। जी जी। मैं आपसे विक्रमादित्य, आपसे क्या आपको लगता है इस मामले का राजनीतिकरण ज्यादा हो गया अब, या राजनीति इस पे घुस आई है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये मसला जो है सिविल मैटर है, और जो इसमें अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है उससे रिलेटेड है। मगर कुछ तत्वों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोवर्टली या ओवर्टली इसको राजनीतिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करी जा रही है, मगर हम इस चीज़ को हिमाचल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। हिमाचल का जो वैल्यूज़ है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाता है, इसलिए हमको यहाँ पे पीसफुल और रीजनल हार्मनी बनाकर आपस में रखनी है। ये हमारा दायित्व है। कानून अपनी प्रक्रिया करेगा और कानून के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम रूल ऑफ लॉ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और जहां पर पुलिस को सख्ती के साथ कार्रवाई करनी हो वो भी पूरी मजबूती से किया जाएगा, ताकि एक रीजनल इम्बैलेंस ना हो और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल विक्रमादित्य, आपका मैं बयान कहीं पढ़ रही थी, आपने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका हक है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी आप कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी भाषा बदली हुई है। आप ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, कैसे आगे बढ़ने की राह क्या होगी? देखिए, ओवैसी साहब जो है वो तो भाजपा की बी टीम है, और मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ही इज़ अ वेरी सीनियर लीडर इन द नेशनल पॉलिटिक्स, पर उनको हिमाचल के आंतरिक मसलों के ऊपर कमेंट्स नहीं करने चाहिए, और पर्टिकुलरली जब उनको यहाँ के सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं है। जहाँ तक इस मसले की बात है, हम गवर्नमेंट ने ये कहा है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि ही इज़ ओपन फॉर ऑल डायलॉग्स।
सबके साथ बात करना चाहते हैं, एमिकेबली इस जो है सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ एस्केलेट हो और पर्टिकुलरली कम्युनल ओवरटोन्स इसमें आए, ये सरकार की मंशा नहीं है। बिल्कुल। मगर ये ज़रूर है कि सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है और उसके लिए सरकार हर मजबूत कदम उठाएगी। जहाँ तक इस स्ट्रक्चर की इलीगैलिटी की बात है, जैसा अभी नरेश जी ने भी कहा कि ये मसला जो है वो कोर्ट में है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का दायित्व बनता है और उसको हम पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नरेश जी, अंतिम संक्षेप में आपसे जवाब की जल्द से जल्द विराम लगे, इस तरह के दृश्य ना आए। करते हैं जी, हम यही अपील करते हैं कि सबको संयम रखने की जरूरत है। जी। सरकार वचनबद्ध है कि इसको कानून के दायरे के अंदर रह के इसका समाधान होगा। बिल्कुल किसी को भी ये हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये मसला है। बिल्कुल। और सरकार ने अपनी वचनबद्धता विधानसभा के पटल के अंदर बता दिया है कि जो इसके रिलेटेड और इश्यूज है लोगों के, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको भी एड्रेस कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि लोगों को हिमाचल प्रदेश की शांति को बनाए रखना और निश्चित तौर पे थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। विक्रमादित्य सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि शांति यहाँ पर जल्द से जल्द बहाल हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए देश की बात के साथ। देश की बात में बात करते हैं मणिपुर की, जहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कानून व्यवस्था को लेकर इम्फाल में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि प्रदर्शनकारी डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को 15 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच केंद्र ने मणिपुर में सीआरपीएफ की 2 नई बटालियंस की तैनाती का निर्देश दिया है, जिनमें करीब 2000 जवान होंगे। और अब बात असम की राजधानी गुवाहाटी की। यहाँ के आईआईटी के एक छात्र की मौत के बाद बवाल इतना बढ़ा कि डीन को इस्तीफा देना पड़ा है। यहाँ कल सोमवार को एक छात्र का शव मिला था, जिसके बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने कक्षाओं का बॉयकॉट कर रखा था। अब आईआईटी गुवाहाटी के डीन प्रोफेसर केवी कृष्णा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। आईआईटी गुवाहाटी में पिछले 3 दिनों से जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी कक्षा में नहीं जा रहे हैं। वो कक्षा बॉयकॉट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर के 9 तारीख को आईआईटी गुवाहाटी में बीटेक के एक छात्र उत्तर प्रदेश से विमलेश कुमार, उनकी शव मिली। ये स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि ये एक सुइसाइड का मामला है और अप्रैल के महीने से अब तक ये तीसरा सुइसाइड है। इस साल ये चौथा सुइसाइड है और अगर 2020 से आकलन करें तो 1 डज़न से भी ज़्यादा सुइसाइड आईआईटी कैंपस में हुए हैं। और छात्र का या जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनका ये दावा है कि जब भी सुइसाइड्स होते हैं, जो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। वो सिर्फ पढ़ाई या फिर ग्रेड्स को ही ज़्यादा अहमियत देता है। जो एक मानसिक दबाव है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर अहमियत नहीं देते हैं। ऐसा दावा, ऐसा जो एक स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाया है और इसीलिए स्टूडेंट्स अपने कक्षा में नहीं जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आईआईटी से जो खबर लग रही है कि जो डीन है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आईआईटी गुवाहाटी ने भी इसकी कंफर्मेशन की है कि डीन ने रिज़ाइन किया है और उनके जो रिजिग्नेशन के ऊपर अब आईआईटी गुवाहाटी के जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर हैं, वो फैसला करेंगे। मगर स्टूडेंट्स का ये दावा है कि जैसे विमलेश कुमार जो स्टूडेंट की सुसाइड में मृत्यु हुई है, वो वैसे स्टूडेंट्स में थे जिनको कि
जो अटेंडेंस कम होने के कारण फेल करार दिया गया था। मगर स्टूडेंट्स का ये दावा है कि बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि जैसे विमलेश कुमार के पास स्टूडेंट्स का दावा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स थे कि मेडिकल रीजंस के लिए वो नहीं आ रहे थे, मगर इसको तवज्जो नहीं दी गई। इस तरह से और भी कुछ जो एकेडमिक प्रेशर की इश्यूज़ हैं और जो मेंटल ट्रॉमा एक तरह से छात्रों को हो रहा है, ये सब इश्यूज़ उन्होंने रेज़ किया है। IIT गुवाहाटी ने ये भी अपील रखी है स्टूडेंट्स की कि वो अपनी कक्षा में अपने क्लासेस में वापस आए, मगर स्टूडेंट्स का यही डिमांड है कि उनके डिमांड्स जो रखे गए हैं उसके ऊपर कारगर कुछ अगर एक्शन हो तभी वो आगे कक्षा में वापस आएंगे। तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि जो अब IIT गुवाहाटी के मैनेजमेंट हैं वो क्या फ़ैसला लेते हैं। मगर इस समय पिछले 3 दिनों से IIT गुवाहाटी में क्लासेस नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लास बॉयकॉट कर रहे हैं। IIT गुवाहाटी से नकुल राबा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और अब बात कोलकाता की। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से मिल रही होंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को इस मीटिंग के लिए बुलाया था और मुख्य सचिव ने सुझाव दिया था कि 12 से 15 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मिले, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो करीब 30 के करीब मिलना चाह रहे हैं, 30 की संख्या हो। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि जो ये मीटिंग होगी मुख्यमंत्री के साथ उसकी वीडियोग्राफी हो। बहरहाल ये जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। जांच में तेज़ी, पुलिस कमिश्नर, अस्पताल के कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स से हड़ताल वापस लेने के लिए पहले ही कह चुका है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के जो प्रदर्शन है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्टर्स को आदेश दिया था कि आप कल मतलब मंगलवार 5 बजे तक इनको काम पे लौटने की आदेश दी गई थी। उस आदेश को उल्लंघन करके डॉक्टर्स यहाँ पे अपने प्रदर्शन चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके प्रदर्शन यहाँ पे चलते रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन के लिए तैयारी किए है। और अनिकेत, इफ आई कैन जस्ट वेरी क्विकली आस्क यू, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपने जो ईमेल भेजा है मुख्यमंत्री को, इसमें आपने क्या प्रस्ताव रखे हैं? प्रस्ताव रखे हैं ये जो हम लोग मीट करने के लिए तैयार है। हम लोगों का जो 5 डिमांड्स है उस डिमांड के लेकर हम बातचीत करने के लिए तैयार है और ये लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए और 30 रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। 30 डॉक्टर्स। और क्या उनके तरफ से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको बुलाया जाएगा आज कल में? हम लोगों को जो लगता है जो ये उसके तरफ से एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए, बुलाना चाहिए, बट जो भी है उसका डिसीजन जानना चाहिए। कल की जो ईमेल आई थी जो स्वास्थ्य सचिव की तरफ से, उस पर इनकी आपत्ति ये थी कि स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ ही यहाँ पे स्वास्थ्य भवन के सामने ये प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इसलिए ये स्वास्थ्य सचिव से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री के दफ्तर से उन्होंने ईमेल किया है मुख्यमंत्री दफ्तर को, तो वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलके इसके बातचीत हो जाए और उनके जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रख पाए। और यही परिस्थिति है यहाँ पे। अभी भी इनके प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलके अपने जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। और आपको बता दें, इस बीच आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुसीबतें बढ़ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो करप्शन के मामलों में घिरते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष की संपत्तियों का पता चला है। सरकार की इजाज़त के बिना संपत्ति खरीदने की बात सामने आ रही है, जिनमें एक फ्लैट मुर्शिदाबाद में, 3 फ्लैट कोलकाता में 2 बड़े घर और एक बड़ा फार्म हाउस है। सूत्रों के मुताबिक कुल 7 संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और अब बात मुंबई की। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की। बांद्रा में बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से गिरकर उनके पिता की मौत हुई है। We are standing in front of this building where inside the building body of Mr. Anil Mehta, aged 62 years, was found.
For that, detailed investigation is going on. Bandra police station along with forensic team is on the spot, and we will investigate further from all the angles, and further legal processes being going on. Whatever SOP is followed in all the investigations, we are doing that, keeping all the angles in mind. We will investigate it in detail. हमारे 3 संवाददाता मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की है। हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज भाभा अस्पताल बांद्रा में, सुनील सिंह ने मलाइका अरोड़ा के घर और प्रशांत सिसोदिया ने सलमान खान के घर के बाहर से पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता का निधन इस वक्त मनोरंजन जगत की ये सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आई है। हालांकि सुबह 11:30 बजे के करीब जब एक खबर आई थी तब नाम अनिल अरोड़ा बताया गया था, और जब तक मीडिया बांद्रा वेस्ट में इस अल्मेडा पार्क के सामने स्थित इस आयशा मनोर इमारत तक पहुंची, तब तक इस इमारत में हलचल शुरू हो चुकी थी। पड़ोसी और बिल्डिंग के लोग गहरे सदमे में हैं। अलग अलग जानकारियां फैलाई जा रही थीं। अनिल अरोड़ा की मौत हादसा है या वाकई सुसाइड, इस पर लेकर पुलिस का बयान पहले ही आ चुका है। पुलिस के मुताबिक जिस छठे माले पर अनिल अरोड़ा रहते थे वहीं से कूदकर उन्होंने खुदकुशी की, और ये जो घटना है करीब 9 बजे की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और उसने घटनास्थल पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। एरिया को भी ब्लॉक कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम अभी होना है। इस वक्त हम मुंबई में बीएमसी के भाभा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि हादसे वाली जगह से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है। हादसे के बाद अनिल अरोड़ा के पार्थिव शरीर को इसी भाभा हॉस्पिटल में लाया गया है। प्रथम दृष्टया में इसे खुदकुशी का मामला बताया तो जा रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है वो अब तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। मलाइका अरोड़ा का परिवार गहरे सदमे में है। जैसे ही अनिल अरोड़ा यानी कि मलाइका के पिता की खबर, मौत की खबर जैसे ही खबरों में आई, वैसे ही सबसे पहले उनके घर पहुंचने वालों में अरबाज खान थे, जो कि मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड ही हैं। अरबाज वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उनको बिल्डिंग में कई लोगों से बात करते हुए देखा गया। खबर जैसे ही फैली वैसे ही जो मलाइका के क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, जो अरबाज के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अनिल अरोड़ा के घर का रुख किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से वहाँ जाते देखे गए, जिनमें सैफ अली खान, करीना कपूर जो है वो मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा दोनों की बहुत करीबी दोस्त हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो सूफिया चौधरी हैं, जो वीजे भी रही हैं, उनका जो रिश्ता है मलाइका अरोड़ा से, और अमृता अरोड़ा जो उनकी छोटी बहन है उनसे, वो MTV के ज़माने से वो भी वीजे रही हैं, वो भी वहाँ पर पहुँची। और उसके अलावा अर्जुन कपूर जो कि मलाइका अरोड़ा के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो भी अनिल अरोड़ा के घर पर पहुँचे। मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, उनकी बहन अमृता अरोड़ा के पति अरबाज खान के पिता सलीम खान, उनके भाई सोहेल खान और बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री भी हादसे वाली जगह पर अनिल अरोड़ा के घर पहुंचे। यहां पर अर्जुन कपूर भी देखे गए, जो मलाइका अरोड़ा को संभालते हुए नजर आए। इस बिल्डिंग के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा के अगर हम रिहाइश की बात करें या उनके घर की बात करें, पैदाइश की बात करें, तो वो पंजाब के फजिल्का से थे। ये एक बॉर्डर से सटा हुआ शहर है जहाँ से वो आते हैं, और वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे। काफ़ी साल उन्होंने मर्चेंट नेवी में काम किया। अगर उनकी पत्नी यानी कि मलाइका की माँ की हम बात करें, तो मलाइका की जो माँ हैं वो एक अखबार में जो स्पेस सेलिंग होती है उसमें वो काम करती थी, और वो एक मलयाली क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं। बताया जाता है कि मलाइका अरोड़ा जब 11 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनकी बहन अमृता तब महज 6 साल की थी। एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोड़ा ने ये माना था कि उनके माता पिता के सेपरेशन के बाद उन्होंने काफ़ी कठिन समय देखा है, इसका गहरा असर उन पर हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता के अलगाव के बाद अपनी माँ को एक अनोखे और नए नज़रिए से उन्हें देखने का मौका मिला। माता पिता के अलग होने के बावजूद दोनों बहनें यानी कि मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा दोनों अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते, उनके खूबसूरत रिश्ते थे, और अक्सर ये लोग डिनर्स पे और लंचेस पे साथ में जाया करते थे। मलाइका अरोड़ा ने जो अपनी माँ के जन्मदिन के दिन एक फ़ोटो शेयर की, उसमें इस परिवार को एक साथ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अनिल अरोड़ा हैं वो अपनी बेटियों और अपनी एक्स वाइफ के साथ वो खड़े हुए हैं और कितने प्यार से उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हुआ है। जुलाई 2023 में
अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब मलाइका अरोड़ा को अपनी मां जायज़ के साथ अस्पताल में उनसे मिलने जाते भी देखा गया था। हालांकि अनिल मेहता को अस्पताल में क्यों भर्ती कराया था, इसकी जानकारी न तो तब मलाइका अरोड़ा ने दी थी, न ही उनके परिवार ने किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान जारी किया था। जब से अनिल अरोड़ा की मौत की खबर सामने आई है, तब से बॉलीवुड में शोक की लहर छाई हुई है। बहुत सारे सितारे अनिल अरोड़ा के घर पर पहुंचे, सुबह से लेकर अब तक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। लेकिन जो लोग अनिल अरोड़ा को जानते हैं या जो उनके परिवार को जानते हैं, उनका मानना ये है कि ख़राब तबीयत के चलते अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की होगी। इस बात से वो सहमत नहीं हैं। और बात अब विधानसभा चुनावों की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना पर्चा भर दिया। वो गढ़ी सांपला खिलोई सीट से उम्मीदवार हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और बीजेपी सरकार जा रही है। उन्होंने कहा है कि लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। पिछली बार वोट काटों को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। हरियाणा की उचाना कला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पवन फौजी ने आज नामांकन दाखिल किया। इससे पहले आपने रोड शो निकाला, जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल हुए। इस रोड शो के साथ काफ़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी साथ चल रहे थे। राघव चड्ढा ने लोगों से पवन फौजी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछली बार उचाना कला की जनता ने जेजेपी उम्मीदवार को जिताया था, जो स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब राजनीति के बाद बात करते हैं बारिश की। बात मध्य प्रदेश की, जहां कई हिस्सों में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। बारिश के चलते बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। छतरपुर जिले में बारिश किसानों के लिए आफत बरस रही है। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। सोयाबीन, उड़द समेत दूसरी फसलें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं। टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जबलपुर में बरगी बांध के 17 गेट खोले गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। अब तस्वीरें आपको ग्वालियर की दिखाते हैं। यहाँ तिगरा बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कभी भी तिगरा बांध के गेट को खोला जा सकता है। बता दें कि गेट खुलने के बाद पानी की निकासी होने पर ग्वालियर ज़िले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इन गांव में प्रशासन लोगों को अलर्ट कर मुनादी करा रही है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में लगातार बारिश हो रही है। धमतरी ज़िले में भी तेज़ बारिश का दौर चल रहा है, जिससे धमतरी ज़िले का मशहूर गंगरी बांध, सोंढूर बांध और टुदवा बांध सहित कई जो बांध हैं वहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है। मांडम सिली, जो एशिया का पहला ऑटोमेटिक साइफन बांध है, वो भी 100% तक भर चुका है और जलस्तर बढ़ने से बांध के ऑटोमेटिक 36 गेट वो खुल गए हैं। उधर बांध के गेट खुलने की जानकारी जैसे ही सैलानियों को लगी है, तो ज़िले के आसपास के लोग हैं बांधों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और राजस्थान की बात करें, यहाँ भी कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। तस्वीरें अजमेर की हैं। शहर में लगातार हो रही मूसलाधार तेज़ बारिश के चलते कई कॉलोनीज़ में पिछले 7 दिनों से जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। पानी भरने से बीमारियों का फैलने का भी डर बढ़ा हुआ है।
पाली जिले में भी बारिश के चलते लगातार जल भराव की समस्या देखी जा रही है। जिले में जहां पानी भरने से लोगों के घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, वहीं सड़कों पर भी पानी भरने से वाहन ठप हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां नहरों में तैर सी रही हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। और डालते हैं मध्य प्रदेश से खबर है। अगर बच्चा कोई ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हो चुका हो तो ये खबर आप देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में 17 साल का एक युवक अपनी मां से पूछता है कि मां, छत से गिरने से कितनी चोट लगती है। और मां ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा कि ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो, तो लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन लड़के ने छत से कूदकर जान दे दी। लड़के को फ्री फायर खेलने की आदत थी। लत भी ऐसी थी कि दिन रात सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता था। अपनी 4 मंजिल के मकान से कूदकर जान दे दी। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर बना रहेगा। नमस्कार।